Hello everyone, welcome back to the channel, and today we are going to start with Unit 2 of UGC NET Commerce, which is Accounting and Auditing. And trust me guys, this topic is equally valuable if you are in class 11th or 12th, preparing for CUET UG or pursuing BCom, as this topic forms the very foundation of accounting. So हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और हम देखेंगे सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है. So, according to the definition given by American Institute of Certified Public Accountants, accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. तो अगर हम इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे जाएं तो वैसे तो वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू देखेंगे, पर वैसे इसका मीनिंग ये है कि अकाउंटिंग में हमारा क्या क्या आता है. रिकॉर्ड करना आता है ट्रांजैक्शंस को, क्लासिफाई करना आता है उनको, फिर हम समराइज करते हैं. और ये जो बेसिकली जो हमारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होने चाहिए, इन ये फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए. दैट मीन्स जो भी नॉन फाइनेंशियल आइटम्स हैं हम उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. और जब हम ये सब कर लेते हैं उसके बाद हम लास्ट में उसको इंटरप्रेट करेंगे. तो उसके बाद हम इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इसकी है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. तो जो हमारी अकाउंटिंग है वो आइडेंटिफाई करती है एक स्पेसिफिक एंटिटी के ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को. तो बेसिकली अब ट्रांजैक्शन से हम क्या समझते हैं, तो ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज इन विच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव्स और सैक्रिफाइस अ वैल्यू. और इवेंट क्या होगा हमारा, इट इज हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू एन एंटिटी. तो ये हमारी इनका मीनिंग हो जाता है. फिर हम इसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं जो है हमारा रिकॉर्डिंग. तो जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक अकाउंट की बुक्स में. फिर हमारा थर्ड जो आता है क्लासिफाई करना. तो हम क्या करते हैं, जो भी हमने अब तक डेटा रिकॉर्ड किया है उसकी हम सिस्टमैटिकली एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम एक तरह से ग्रुप कर देंगे उन सब ट्रांजैक्शन और एंट्रीज को जो एक नेचर के होंगे. दैट मीन्स जो सिमिलर नेचर के होंगे उनको हम एक जगह पे ग्रुप कर देंगे, और जिससे हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो एक कंपैटिबल यूजेबल फॉर्म में आ जाता है. क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को अगर हम अपनी जनरल लाइफ में भी देखें, तो अगर हम किसी चीज को ऑर्गेनाइज करके और सिमिलर चीजों को साथ साथ रख देते हैं तो वो हमारे लिए काफी इजी रहता है, क्योंकि हमें सब सॉर्टेड सा मिलता है और फिर हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज कर लेते हैं. फिर इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है समराइजिंग. ये जो फंक्शन है इसमें हमारा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन. अब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एडेड, ये सब आता है हमारे इसमें. फिर हमारा आता है एनालिसिस. तो इसमें हम मेथोडिकली क्लासिफाई कर देते हैं डेटा को जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गिवन था, और ये हमारा इंटरप्रिटेशन का बेसिस फॉर्म करता है. हमने उसको पूरा एनालाइज कर लिया है. अब जब हमने उसको मेथोडिकली क्लासिफाई भी कर दिया हमारे डेटा को जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में था, तो अब हमारे पास एक रेडी चीज है जिसको अब हम इंटरप्रेट करेंगे और अपना जो हमारा लास्ट स्टेप है कम्युनिकेट करने का हमारे स्टेक होल्डर्स को वो पूरा कर पाएंगे. तो फिर हम नेक्स्ट पे देखते हैं इंटरप्रेटिंग. तो ये हमारा बेसिकली इसका एसेंस है कि ये एक्सप्लेन करता है मीनिंग और सिग्निफिकेंस किसी भी रिलेशनशिप का जो एनालिसिस ने एस्टैब्लिश कर दी है. तो जो हमारा रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा है वो एनालाइज होगा और वो इंटरप्रेट होगा इन अ मैनर दैट इट विल एनेबल द एंड यूजर टू मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट. जो हमारा एंड यूजर है वो एक मीनिंगफुल जजमेंट निकाल पाएगा इससे हमारे बिजनेस ऑपरेशंस की फाइनेंशियल कंडीशन और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में. फिर हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है कम्युनिकेटिंग. तो ये हमारा इसका मेन जो आता है वो है ट्रांसमिशन करना समराइज्ड, एनालाइज्ड और इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन को हमारे यूजर्स को, जो हमारे स्टेक होल्डर्स भी बोलते हैं हम उनको, जिससे वो रीजनेबल डिसीजंस ले पाए. क्योंकि हमने इतना सब इसलिए ही किया है कि हमारे डिसीजन लेने में हेल्प हो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड. तो लास्ट में जो हमारा सब हो जाएगा तो हम उसके बाद कम्युनिकेट कर देंगे एंड यूजर्स को. So this is done through preparation and distribution of accounting reports. तो ये सब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस हैं. तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द लास्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो हम इन रूल्स को बेसिकली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोल देते हैं. तो जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये स्टैंडर्डाइज रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं जो हमारी कंपनीज फॉलो करती हैं
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते हुए। तो इसकी बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी। रेलेवेंस से हम लोग क्या समझते हैं इससे? दैट मीन्स हम किसी भी प्रिंसिपल को रेलेवेंट तब बोलेंगे जब हमें वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो हमारा यूजर है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, उसको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो उसके लिए एट द एंड यूजफुल होती है। फिर उसके बाद हमारा सेकंड होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी से हम क्या मतलब हमें इससे क्या समझ में आ रहा है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिविटी से क्या समझ आता है? तो बेसिकली अगर हम इसको प्रिंसिपल के टर्म्स में देखें तो हम किसी भी प्रिंसिपल को ऑब्जेक्टिव तब बोलेंगे जब वो पर्सनल बायस और जजमेंट से फ्री है। जजमेंट्स किसकी जजमेंट्स को हम यहाँ बोल रहे हैं? जो उस इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वो इंफॉर्मेशन हमें फर्निश कर रहे हैं, उनकी जजमेंट से वो फ्री होना चाहिए। तो दैट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हमारा वेरीफाइबिलिटी से भी है। दैट मीन्स कोई भी ऐसा वे है कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की है वो ट्रूथफुलनेस है उसमें और करेक्टनेस है, तो ये सब हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी इंप्लाइज वेरीफाइबिलिटी। फिर हमारा आता है फिजिबिलिटी। किसी भी प्रिंसिपल को हम फिजिबल तब बोलेंगे जब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट। तो ये सब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो इसका आप एक नाम याद रखिएगा कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही हम बोलते हैं। अभी हम आगे देखने वाले हैं इसकी और भी जो टाइप्स हैं। तो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन, और सेकंड है हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो बेसिकली जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो गाइड करते हैं कि कैसे हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने चाहिए और कैसे हम उनको रिपोर्ट करें। और जो हमारी कन्वेंशंस हैं वो बेसिकली वो जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे अकाउंटेंट्स ने आपस में अपने कॉमन कंसेंट से अडॉप्ट की हुई है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो लॉ ने एस्टैब्लिश किए हैं और जो कन्वेंशंस हैं वो हमारे अकाउंटेंट्स ने जनरल एग्रीमेंट से अडॉप्ट की हुई हैं। तो अब हम फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं जो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो हमारा बिजनेस है वो एक सेपरेट एंटिटी है। दैट मीन्स वो ऑनर से डिस्टिंक्ट है और जितने भी उसके इकोनॉमिक प्रोप्राइटर्स होते हैं उन सबसे वो डिस्टिंक्ट है। तो जो हमारा बिजनेस यूनिट है उसकी सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स होनी चाहिए और जितने भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। तो जो हमारा प्रोप्राइटर है उसको हम ट्रीट करते हैं बिजनेस का क्रेडिटर उतने अमाउंट तक जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है फर्म में। जो मतलब जो हमारा बिजनेस रन हो रहा है उसमें उसने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की उतने अमाउंट के लिए वो क्रेडिटर मान रहे हैं हम उसको। तो इस assumption के अकॉर्डिंग जितनी भी टाइप के हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सब पे एप्लीकेबल है ये assumption। तो इस assumption के अकॉर्डिंग ही हम सबकी बुक ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फिर हमारा सेकंड आता है मनी मेजरमेंट assumption। अब इसमें आता है जो हमारी मनी है वो हमारा स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो जितने भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं जो हम रिकॉर्ड करें अपनी बुक्स में वो ऐसे होने चाहिए जिनको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है जो हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो इंक्लूड ही नहीं करेंगे हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। नेक्स्ट आती है गोइंग कंसर्न assumption। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हम इस assumption से प्रिपेयर करते हैं कि जो हमारी एंटरप्राइज है वो एक गोइंग कंसर्न है और वो अपना ऑपरेशन कंटिन्यू करेगी आगे आने वाले फ्यूचर में भी, इसलिए हम इसको कंटिन्यूटी assumption भी बोल देते हैं। तो इसी assumption के बेस पे जो हम अपने फिक्स्ड एसेट है उसको रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, और जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो हम चार्ज करते हैं एसेट पे विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। फिर हमारी नेक्स्ट आती है अकाउंटिंग पीरियड assumption। इसको हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट और टाइम पीरियड assumption के नाम से भी बोल देते हैं। तो हमारी जैसे गोइंग कंसर्न assumption के अकॉर्डिंग हमारी एंटिटी की जो लाइफ है वो इनडेफिनिट है। तो हमारी जो इकोनॉमिक लाइफ है अब एंटरप्राइज की उसको हम आर्टिफिशियली स्प्लिट कर देते हैं पीरियोडिक इंटरवल्स में जिनको हम अकाउंटिंग पीरियड्स बोलेंगे। और हर एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम एक इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे जिससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस का हमें पता चलता रहे। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे एसेट और एक्सपेंसेस हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनल प्राइस पे जो ट्रांजैक्शन के टाइम पे किया था हमने। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज हाईली ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम ऑल दी बायस। नेक्स्ट है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट। इसको हम ड्यूअलिटी भी बोलते हैं। तो जैसे इसका नेम से हमें पता चलता है ड्यूअलिटी मीन्स वो डबल अफेक्ट से डील करता है और ये हमारी डबल एंट्री अकाउंटिंग का कोर कॉन्सेप्ट है। तो जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसके दो अफेक्ट होते हैं, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। दैट मीन्स हमारा अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ हमें लेके जाता है। दैट मीन्स एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। दैट मीन्स ये दोनों साइड हमारी इक्वल होंगी। तो ये इंश्योर करता है कि जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो एक्यूरेट रहें।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज और रिकॉर्ड तभी कर देंगे जब हमने वो अर्न किया है, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश इज एक्चुअली रिसीव। तो ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि हमारी इनकम उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिपोर्ट हो जाए जिसमें हमने कोई भी सेल परफॉर्म किया है या फिर सर्विस प्रोवाइड की है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंसेस मैच कर देने चाहिए अपने रिवेन्यूज के साथ सेम अकाउंटिंग पीरियड में, जिस अकाउंटिंग पीरियड में उन एक्सपेंसेस ने हेल्प किया है हमें वो रिवेन्यू अर्न करने के लिए। तो ये करने के लिए जब हमें मैच करना है कॉस्ट को रिवेन्यू के साथ, फर्स्टली हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके बाद जो कॉस्ट इनकर हुई है उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए उसको भी रिकॉग्नाइज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्रुअल कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड, नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड और पेड। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंस लाइक बिल्स, रिसिप्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बैंक स्टेटमेंट। तो ये हमारा इंश्योर करता है रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, क्योंकि इससे अब हमारी कोई भी पर्सनल बायस नहीं हो रही या हमारा कोई भी खुद की जजमेंट पे बेस्ड एस्टिमेट नहीं है। तो अब हमारे यहाँ पे सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे कन्वेंशंस। अब हम स्टार्ट करें अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो इसमें हमारा पहला आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो ये कन्वेंशन बोलता है कि जितनी भी सिग्निफिकेंट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फुली डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। It ensures that users like investor and creditor they get a complete picture of the financial position of the business and any fact that could influence decision making it must be reported। या फिर चाहे तो हम इसको अकाउंट्स में रिपोर्ट कर दें या फिर हम फुटनोट्स डाल के उसको रिपोर्ट कर दें, पर जितना भी हमारा रेलेवेंट फैक्ट है जो हमारे यूजर्स के लिए यूजफुल रहेगा उनको कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करने में, वो हमें वहां पर मेंशन करना ही है, या तो स्टेटमेंट में डाल दो अपना अकाउंट्स में या फिर फुटनोट्स में डाल दो। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें सेम अकाउंटिंग मेथड्स और प्रिंसिपल अप्लाई करने चाहिए हर अकाउंटिंग पीरियड में। तो इससे होगा क्या कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंपैरेबिलिटी है वो बनी रहेगी डिफरेंट ईयर्स के अक्रॉस, और अगर हम कोई चेंज कर भी रहे हैं तो वो हमें डिस्क्लोज करना चाहिए कि उसका अफेक्ट क्या होगा हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर हम इसको प्रूडेंस भी बोलते हैं। तो ये कन्वेंशन हमें बेसिकली बोलता है कि हमें केयरफुल रहना चाहिए, कि हमें रिकॉग्नाइज कर देने चाहिए हमारे जितने भी पॉसिबल लॉस हो सकते हैं, जैसे ही हम उनको फोरकास्ट कर पा रहे हैं कि हमारे ये लॉस होगा, एज सून एज दे आर फोर्सिएबल हमें वो रिकॉग्नाइज कर लेने चाहिए। पर हमें एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए कोई भी गेन जब तक वो हमारा एक्चुअली रियलाइज नहीं हो गया है। तो अब ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम और एसेट्स और इंश्योर करता है पूरी रियलिस्टिक फाइनेंशियल व्यू हमें मिले ऐसा। लास्ट कन्वेंशन है हमारी कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो हमें वही सारे आइटम रिकॉर्ड करने चाहिए और डिस्क्लोज करने चाहिए डिटेल में जिनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है हमारे बिजनेस डिसीजन पे। कोई भी अगर इनसिग्निफिकेंट आइटम है उसको हम ओमिट कर सकते हैं या फिर हम उनको क्लब कर सकते हैं, मतलब एक में हमने कंबाइन करके डाल दिया जिससे हमारी स्टेटमेंट काफी सिंप्लीफाइड रहे। So it ensures that financial statement remain concise and focused on the information that truly matters to user। कोई भी irrelevant fact हम उसमें ना डालें।